हर हर महादेव मित्रों। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हमारा रिवीजन हो चुका है कंप्लीट, और आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजन्स है उसका राइटिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन वी विल ट्राई कि पहले हम डिस्कस कर ले, बिकॉज आज का टारगेट ये है कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको क्या कहते हैं उसको डिस्कस करने हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास राइटिंग के लिए स्पेस अपने को ज़्यादा लगेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन आप देख लो, राइटिंग भी करेंगे, 3-4 क्वेश्चन का राइटिंग अपना रफली हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, शुरू करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट ब्रीफली द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, ये खिड़की लगा दो उनको, आवाज इतना पहुंचेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल ऑफ गुड्स के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, सो स्टेट ब्रीफली इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या है सेल्स के इसेंशियल एलिमेंट? ये हमने ऑलरेडी देखा था, 2 पार्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए, मनी प्राइस के फॉर्म में होना चाहिए, गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है, बोलो हाँ है ना, ये हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट वाला, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू अ टाइप ऑफ गुड्स दैट दे आर। wholesaler of the cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales to those bales were selected and set aside. 100 बेल्स ऑफ कॉटन में से उसने 50 बेल्स बाजू में निकाल के रखे, तो ये कौन से टाइप के गुड्स है? असर्टेन गुड्स। नीचे, ए एग्रीज टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन हिज शॉप। अब एक पैकेट वो 100 पैकेट्स में से, बहुत सारे पैकेट से उसमें सेल करना चाहते हो, जो 100 पैकेट्स है वो कौन से गुड्स हो गए? बल्क गुड्स, अनसर्टन गुड्स, बोलो हाँ है ना। नीचे, टी एग्रीज टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन इन दिस ईयर। तो ये कौन से गुड्स है? एग्जिस्टिंग है, फ्यूचर है? फ्यूचर। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नीचे सिंपल है, कोई डिफिकल्ट आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ए एग्रीज टू बाई न्यू टीवी फ्रॉम अ शॉपकीपर फॉर ₹30,000 पेबल पार्टली इन कैश फॉर ₹20,000 एंड पार्टली इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड टीवी सेट। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो उसने बोला कि भाई साहब मुझे टीवी खरीदना है, 20,000 वो कैश में दे रहा है, 10,000 वो कंसिडरेशन दे रहा है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स का है? बोलो हाँ है ना। सबसे पहला इसमें सवाल आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या कंसिडरेशन सिर्फ मनी में ही होना चाहिए या अदर कंसिडरेशन भी चलता है? मनी या मनी का वर्थ होना चाहिए। तो मुझे बताओ, जो एक्सचेंज में आप ओल्ड टीवी दे रहे हो वो मनी का वर्थ है या नहीं है? है, तो ऑब्वियसली एक से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जा सकता है। क्या? यस। इज इट वेरी क्लियर? अब सवाल उठता है, इनको लिखोगे कैसे? आंसर तो रफली सबको आते हैं, बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले प्रोविजन के अंदर आपने मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, पॉइंट नंबर 1 में। फिर दूसरा आपने मेंशन करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन मनी में के फॉर्म में भी हो सकता है, मनी के वर्थ के फॉर्म में भी हो सकता है। फिर तीसरे पॉइंट में मनी और मनी वर्थ मिलकर कंबाइन कंसिडरेशन भी अगर आप पे करो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आएंगे। इज इट वेरी क्लियर? फिर एक्सप्लेनेशन में आपने केस डिस्कस करना है कि भाई साहब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सामने वाले पार्टी को क्या दिया जा रहा है, बोले एक बार उसे टीवी जो क्या है मनीज वर्थ, और साथ में 20,000 क्या दिया जा रहा है? कैश। तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आंसर में कंक्लूड करो, उन्होंने पूछा है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो आंसर देना है क्या, बोले एक बार उसे यस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ए एग्रीज टू सेल बी 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India within next 2 months। अगले 2 महीने में एक शिप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने वाली है, उसके ऊपर अननोन टू द पार्टीज द शिप ऑलरेडी संक। डज बी हैव अ राइट अगेंस्ट ए अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? कोई राइट है क्या? नहीं, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या वाली बाजू से वॉइड। ये तो सब्जेक्ट मैटर किसी को नहीं पता था ना, बोथ द पार्टीज आर एट द मिस्टेक। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? हालांकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से ज्यादा तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट का सवाल लग रहा है। ओके, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार टू वाई, दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार एट ऑल। उन्होंने कार का प्राइस बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई ऑन अ ग्राउंड दैट एग्रीमेंट वाज केवल एक बाजू से वॉइड। बीइंग अनसर्टन अबाउट द प्राइस, कैन वाई डिमांड द कार अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सेल करेगा क्या, कार टू वाई। दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस एट ऑल। X later refused to sell car Y on a ground that agreement was void, being uncertain about the price. तो Y demand the car under sale of goods act। मुझे बताओ, Y कार डिमांड कर सकता है क्या? प्राइस डिसाइडेड नहीं है, फिर भी कैसे? मार्केट कंडीशंस के हिसाब से, रीजनेबल प्राइस के हिसाब से डिमांड कर सकता है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना।
सो वाई कैन लीगली डिमांड द कार फ्रॉम एक्स एंड एक्स कैन रिकवर द रिजनेबल प्राइस फ्रॉम, कैसे बोले एक बार, वाई। नीचे डिलीवरी और उसके फॉर्म उन्होंने पूछे, 3 टाइप की डिलीवरी होती है, कौन कौन सी, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला, व्हाट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है, बोलो क्या है, वॉइड। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये भी आपको होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सब। सेल हायर परचेस का डिफरेंस पूछा है, अगेन ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी का डायरेक्ट सवाल है। ओके, ये वाला सवाल पढ़ते हैं, केस स्टडी है। रेडी, 1 2 3 बोलो क्या है। राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पज टू प्रमोट द सेल आउट ऑफ हिज कार, आउट ऑफ हिज प्रोडक्ट। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज द फ्रॉम द श्याम। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पज, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल। ये सवाल सॉल्व करने लायक है। पहला बात तो सवाल किस चीज पे है, क्वेश्चन नहीं है आपके इसमें, चलो ठीक है, बोर्ड के ऊपर है उसके, है ना, ऐसा कैसे नहीं है, बोर्ड के ऊपर है उसके ऊपर ध्यान दो। राम ने शाम से कार परचेस की और बोला कि मेरे को टूरिंग पर्पस के लिए कार चाहिए। शाम ने बोला कि ये कार ले ले, ठीक है, और शाम ने कार बेच दी, बाद में पता चला टूरिंग के लिए वो कार अनफिट है। कौन सा वाला कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, बोलो किस पे है। रिलाइड ऑन द रीजनेबल डिलीजेंस ऑफ द सेलर, कहां पे, कि जब आप प्रोडक्ट परचेस करने के लिए टोटली सेलर के ऊपर डिपेंड होते हो। एक्सेप्शन टू कैविएट एम्प्टोर, याद है, एक्सेप्ट कैविएट एम्प्टोर में आपको गुड्स टेस्ट करने के लिए मिलते हैं, बोलो हाँ या ना। पर जब आप सेलर को बोलते हो तू ही बता भाई क्या करना, तो ऐसे केस में कैविएट एम्प्टोर लगता है क्या, नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, बोलो हाँ या ना। उसका सवाल है, मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है तो आपको। अच्छा, कैसे लिखोगे इसको, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज कैविएट एम्प्टोर, बोलो हाँ या ना। दूसरे केस में आप बोलोगे कैविएट एम्प्टोर के लिए बायर खुद लायबल है, बोलो हाँ है ना। पहले लिखोगे लेट द बायर बी अवेयर, उसने गुड्स का इंस्पेक्शन करना है, दूसरे पॉइंट में वो लायबल है, तीसरे पॉइंट में उसके एक्सेप्शन, ठीक है। पहले पॉइंट में कैविएट एम्प्टोर, दूसरे पॉइंट में बायर खुद लायबल है, तीसरे पॉइंट में कैविएट एम्प्टोर के एक्सेप्शन कौन कौन से, उसमें से एक ही डिस्कस करना है। वेयर बायर वोनली एंड सोनली रिलाइज ऑन द जजमेंट ऑफ, क्या बोले एक बार, सेलर। इन सच ए सिचुएशन, चौथे पॉइंट में सेलर इज लायबल। ये 4 पॉइंट लिखना, फिर केस डिस्कस करो स्क्रैबलिंग करके कि इन द गिवन केस एक्स रिलाइड ऑन द जजमेंट ऑफ, क्या, राम रिलाइड ऑन द जजमेंट ऑफ, क्या है, श्याम, फॉर परचेस ऑफ कार। पॉइंट 2, श्याम सजेस्टेड हिम अ कार विच इज नॉट सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। पॉइंट नंबर 3, हियर श्याम विल बी लायबल फॉर द कार एंड कैविएट एम्प्टोर इज नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर 4, एक्स कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम, क्या बोले एक बार, उसे बाय, सॉरी, राम कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम, किससे बोले एक बार, श्याम। नीचे आंसर में कंक्लूड करो। इज इट वेरी क्लियर, चलो शुरू हो जाओ फास्ट। सेक्शन लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कंटेंट मेन है।
सॉरी. डन. वर आहे वरच्या ऑफिसला. चालेल. चलो हो गया सबका. लिखा सबने? हाँ है ना. टाइमर लगाना चाहिए था मैंने. हे भगवान भूल गया मैं. हो गया. ओके बोलो सर. नो लास्ट मिनट. चलो फिनिश इट ऑफ. डैमेजेस बोलो, रिकवरी बोलो, रिप्लेसमेंट बोलो, जो चाहिए वो. मैंने सीधा था केस ही ठोक दिया. अब केस में जो करना है कर. खत्म. चलो डन. टाइम सब. आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए. स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर देना. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट मी. यार होल्ड, कुछ ठीक कर दूँ मैं. ऐसा नहीं मेरे को स्पेलिंग नहीं आते हैं, मेरे को आते हैं. ठीक है चलो लेट्स गो. आंसर ऐसा दिखना चाहिए. Exceptions to the caveat emptor Indian Contract Act 1872. ठीक है. Caveat emptor means let the buyer be aware, which means when the goods can be inspected by the buyer with reasonable care, he shall execute the inspection. If the goods are available for the inspection, then buyer is liable for any fault of the goods which can be observed by reasonable inspection at the time of contract of sale. However, even a caveat emptor is not applicable in the few cases such as buyer depends on the judgment of the seller for the specific purchase of the goods wholly. In such a case, if the buyer buy the goods as per the seller and the goods found to be unfit for the consumption, then such a seller will be liable for the same. In the given case, Ram depends on Sham for decision of touring car wholly.
So it is a duty of the Shyam to suggest him the suitable car for the same. The car suggested by Shyam resulted to be unfit for the touring purpose, which caused loss to the Ram. Here the caveat emptor will not be liable as Ram only depends on the judgment of the Shyam for the purchase of the car, so you have no option to inspect the goods. Is it very clear? नीचे हियर अब उन्होंने पूछा रेमेडी क्या क्या अवेलेबल है, तो आप दो चार रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो जो आपको सही लगे. मैंने सजेस्ट किया है हियर राम कैन डिमांड द डैमेजेस फ्रॉम द श्याम फॉर द रॉन्ग सजेशन ऑफ द व्हीकल. ही कैन ऑल्सो स्यू द श्याम फॉर एनी रिकवरी ऑफ द डैमेजेस. अब आप बाद में भी लिख सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ कार वगैरह वगैरह, बट सूट फाइल करना ही सिंपल, उसमें आपको जो डिमांड करना है वो कर लो. इज इट वेरी क्लियर? चलो समझ में आया पक्का? कैसे लिखना आइडिया क्लियर है? चलो किसी को चाहिए इसको फोटो खींच के रखो इफ यू विश फॉर सेम. ठीक है, गो फॉर इट फर्स्ट. मतलब आपको पता रहेगा कैसे लिखना है मॉडल आंसर के फॉर्म में. अच्छा, मेरा लीगल लैंग्वेज बना हुआ है बहुत सालों से, इसलिए मैं बहुत आसानी से लीगल लैंग्वेज लिख सकता हूँ. आपका कंटेंट भी मैच हो रहा है तो भी आप हैप्पी रहिए. ठीक है, कंटेंट मैच हो रहा है सबका. ओ सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माय मिस्टेक. आदत अच्छी हो गई है, सो जा. हाँ चलो डन एवरीबॉडी. खींच लिया फोटो सबने? बोलो हाँ है ना. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ मैं. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स गो. ये भी अच्छा सवाल है वैसे, यू कैन डिसाइड. Referring to provision of sale of goods act, state the circumstances under which the goods are delivered to the buyer on approval or sale or return basis or other similar terms of the property therein passed to the buyer. कब sale और goods on return basis में property कब ट्रांसफर होता है? This is about transfer of property. ठीक है, मुझे बताओ सेल और गुड्स रिटर्न बेसिस के ऊपर कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है? नहीं, इंस्टॉलमेंट का क्या संबंध? सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस कि रिटर्न ले सकते हैं, तो कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा? व्हेन द टाइम लैप्सेस फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स. रिटर्न गुड्स करने का समय खत्म हो गया, या बायर यूज द गुड्स फॉर हिज ओन पर्पस, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा. बोलो हाँ है ना. ये दो केसेस में ही ट्रांसफर होता है ना. और तीसरा, हाँ ये रीसेल, मतलब यूज द ओन पर्पस में रीसेल भी आ गया कि खुद के पर्पस के लिए यूज करे या रीसेल करे. बोलो हाँ है ना. नीचे मिस्टर प्रीति ओन्ड अ मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जोशी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. आफ्टर अ वीक मिस्टर जोशी प्लेज द मोटर कार टू मिस्टर गणेश. प्लेज कर दिया मतलब खुद के पर्पस के लिए यूज कर लिया. बोलो हाँ है ना. अब वो सेल करे रिटर्न करे खुद के पर्पस के लिए यूज करे, अपने क्या. मिस प्रीति नाउ क्लेम्स बैक द मोटर कार फ्रॉम मिस्टर गणेश. विल शी सक्सीड? प्रीति क्या सक्सीड हो जाएगी रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट? नहीं, प्रीति क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि अब उसने कार यूज कर ली, तो इट इज अ प्रॉपर सेल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इजी. इसको सॉल्व करने की इच्छा है क्या? अगले वाले के ऊपर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. देन इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसेमनेस. दीज आर द इम्प्लाइड कंडीशंस. बोलो यस और नो. नेक्स्ट वाला मिस, हाँ कंडीशन एज टू अपने पढ़ा है ना. कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी होलसेमनेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एक बार वापस वो रेफर करो. कैसे? मर्केंटेबिलिटी मतलब गुड्स मर्चेंटेबल है, बेचने लायक है, खरीदने लायक है. होलसमनेस मतलब कंप्लीट गुड्स है, कार खरीदी इंजन ही नहीं था, होलसम नहीं. एग्जांपल भी देखे हाँ है ना. ओके, मिस्टर अमित वाज शॉपिंग इन अ सेल्फ सर्विस सुपरमार्केट. ही पिक्ड अप अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम द शेल्फ. व्हाइल ही वाज एग्जामिनिंग द बॉटल इट एक्सप्लोड इन हिज हैंड. खतरनाक केस है ये. एंड इंजर्ड हिम. ही फाइल्स अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ओनर ऑफ द मार्केट ऑन अ ग्राउंड दैट ब्रीच ऑफ कंडीशन. डिसाइड. क्या ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है? खरीदा नहीं था, सिर्फ चेक कर रहा था. क्या डैमेजेस क्लेम कर पाएगा? कौन से केस में आएगा ये? कौन से केस में आएगा? कैन ही क्लेम डैमेजेस? पहले तो दिस इज द मर्केंटेबल गुड्स. कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू सेफ्टी. बोलो हाँ है ना कि गुड्स शॉल नॉट डैमेज यू. अगर डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स अगर है तो आपने एक्सप्लेन करना चाहिए, पर इसमें कोई एक्सप्लेन किया था क्या? नहीं. तो भले ही आप उसको ना खरीदो, पर नॉर्मल इंस्पेक्शन के वक्त के भी अगर आपको डैमेज करता है दैट मीन्स गुड्स की कंडीशन मर्केंटेबल नहीं है. गुड्स आर नॉट सेफ फॉर द यूज. तो ऐसे केस में आपने लिखना है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स डिस्क्लोजर. ये दो कंडीशंस आप इंप्लाइड कंडीशंस होती है ना बेटा. इंप्लाइड कंडीशन कि गुड्स आर फ्री फ्रॉम द इनकम्बरेंस. ओनर सेलर ऑफ द गुड्स इज ओनर ऑफ द गुड्स, ही कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी. गुड्स आर सेफ फॉर कंजम्पशन, मर्केंटेबल क्वालिटी के है. याद आया? तो आपको कंडीशंस लिखने पड़ेंगे. इज इट वेरी क्लियर? नीचे अगला. For the purpose of making uniform for the employees, Mr. Yadav brought a dark blue colored cloth from Vivek, but did not disclose to the seller the purpose of the said purchase.
When uniforms were prepared and used by the employees, the cloth found to be unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, and carriage lining. Advise Mr. Yadav whether he is entitled to have any remedy for the sale. For the purpose of making uniform, Yadav brought a dark blue colored cloth from Vivek. यादव ने विवेक से डार्क ब्लू कलर का कोट लाया, उससे उसने यूनिफॉर्म बनाया, पर यूनिफॉर्म अनफिट निकला. पर बोले इससे कैप बन सकती है, बूट्स बन सकते हैं और कैरियर्स बन सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए देखा था व्हीकल बन सकता है. व्हीकल मतलब कपड़े के ये बैग्स नहीं बनाते क्या, तो बना सकते हैं. सो बोले अब क्या कर सकता है यादव, बोले बताओ क्या कर सकता है यादव विवेक के साथ, कुछ कर सकता है नहीं. पहली बात तो इन्होंने कुछ मेंशन ही किया नहीं कि भैया कैविएट एम्प्टोर लगाया नहीं लगाया, या इसने विवेक को ऑर्डर यूनिफॉर्म के लिए दिया या काय के लिए दिया. अब ऐसे सवाल होते हैं अजम्पशन बेस्ड. कैसे होते हैं बोले एक बार, अजम्पशन बेस्ड. अगर आप ये अजम्पशन लो कि विवेक के जजमेंट के ऊपर यादव ने परचेस किया है, विवेक ने बोला था मुझे यूनिफॉर्म के लिए चाहिए, पर फिर भी यादव ने बोला था मुझे भी यूनिफॉर्म के लिए चाहिए, बट फिर भी विवेक ने गलत क्लोथ बेचा, तो यू कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम विवेक. अच्छा, ही डिड नॉट डिस्क्लोज, अच्छा बोला ही है तो अजम्पशन की दिक्कत नहीं, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज द सेलर द पर्पस ऑफ सेड परचेज. उसने बोला ही नहीं यूनिफॉर्म के लिए लेना है, तो गलती किसकी है यादव. फिर तो क्लियर केस है कि भैया कैविएट एम्प्टोर अप्लीकेबल है, कैविएट एम्प्टोर एज सच नॉर्मल अप्लीकेबल होगा, उसने खुद ने इंस्पेक्शन किया, पर्पस नहीं बोला, खरीद के लाया, उसकी गलती. इज इट वेरी क्लियर, यस और नो. तो एक्सेप्शन में आएगा क्या, नहीं. नीचे अगला खतरनाक केस है, बहुत बड़ा है, साथ साथ में पढ़ते हैं. रेडी, 2 क्वेश्चन है प्रोबेबली ये, ठीक है. Mr. Woodworth Associate firm dealing with the wholesale or retail buying of the selling of various kinds of wooden log customized as per the requirement of customer that dealt with the rosewood, mango wood, teak wood, Burma wood, etc. Mr. Das, a customer, came to the shop and asked the wood logs measuring 4 inches broad and 8 feet long as required by the carpenter. Mr. Das specifically mentioned that required the wood would be best suited for making the wooden door and window frames. The shop owner agreed to arrange the wooden piece cut as per the buyer requirement. ठीक है. अब प्रॉपर उतना ही वुड उसने 8 फीट लॉन्ग 4 इंच ब्रॉड वाला उसने काट के दे दिया, पर उसने बोला था मेरे को विंडो और डोर फ्रेम के लिए चाहिए. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन हो गया. ये क्या समझते क्या, ये बच्चे का कारपेंटर है क्या. नहीं तो कितना कौन रोज वुड वगैरह. द कारपेंटर विजिटेड दास हाउस नेक्स्ट डे एंड ही फाउंड दैट द सेलर वाज सप्लाइड अ मैंगो ट्री वुड which would be most unsuitable for the purpose. ठीक है, बोले मैंगो ट्री का वुड उसने भेज दिया, बोले तो बोले बात नहीं बनी, बोले वो डोर फ्रेम वगैरह वो सब लोगों के दरवाजे खुल जा रहे थे आगे. मेरा कहने का मतलब, द कारपेंटर आस्क्ड मिस्टर दास होगा ये, दास टू रिटर्न द वुड लॉग्स as it would not meet his requirement. The shop owner refused to return the wood logs on a plea that logs were cut in a specific requirement as per Das, hence could not be resold. अब वो सेलर ने क्या बोला, मैंने तेरे हिसाब से वुड काटा है, बोले अब मैं किसी और को बेच नहीं सकता, तेरे को रखना ही पड़ेगा. Explain the duty of buyer as well as seller according to the caveat emptor, whether Mr. Das would be able to get a money back of the right kind of wood as per required servings in this purpose. बताइए क्या पैसा वापस मांग सकता है. जोर से बोले ऐसा ना, पूरा वापस मिल जाएगा क्या पैसा. यस मिल जाएगा, क्योंकि इसने रिक्वायरमेंट बोला था. एक कैविएट एम्प्टोर का एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन रिलाइज ऑन द जजमेंट ऑफ क्या बोले बाजू से सेलर. ठीक है, आगे ये चीज होने के बाद नेक्स्ट, नेमो दैट क्वाइट नॉन हैबिएट, मतलब नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव. याद है, इसका एक्सेप्शन भी हमने देखे थे कि सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉन ओनर. याद है कौन कौन सेल कर सकता है, एजेंट याद आया, को ओनर्स, ट्रस्टीज, जॉइंट ओनर्स वगैरह, हाँ है ना. चलो ये देखो उन्होंने नीचे लिखा भी है, मर्केंटाइल एजेंट, नॉन ओनर, पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इसका चार्ट दिया था मैंने आपको, बोलो हाँ है ना. नेक्स्ट, ए हु इज एन एजेंट ऑफ द बायर हैड ऑब्टेन अ गुड्स फ्रॉम द रेलवे ऑथोरिटीज एंड लोडेड द गुड्स इन हिज ट्रक. इन द मीन टाइम रेलवे ऑथोरिटीज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम बी द सेलर फॉर स्टॉपिंग द गुड इन ट्रांजिट. एज अ रिजल्ट एज अ बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. मुझे बताओ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन से केस में वर्क करता है, ओनली व्हेन द बायर गेट्स इंसॉल्वेंट. बाकी केसेस में स्टॉपेज इन ट्रांजिट वर्क करता है क्या, नहीं. तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया क्या यहाँ पे, यस. रेफरिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिसाइड वेदर द रेलवे अथॉरिटीज कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट एज इंस्ट्रक्टेड बाय सेलर. काम का सवाल हो सकता है, इसको सॉल्व करेंगे अपन. ठीक है, सो समय शुरू करते हैं अभी अपन 7 मिनट्स. ओके, आर यू गाइज रेडी.
सब जन रेडी है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। किधर का क्वेश्चन? क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए प्लीज, सो दैट जब मैं टाइप करूंगा तो आपको देखने को मिले वो, अदरवाइज मुश्किल है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आई विल शफल द फाइल्स टाइपिंग के लिए, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। फोर मिनट्स।
2 minutes. Sheridan. Thirty seconds. Twenty. 10. स्टॉप राइटिंग, टाइम सर। हो गया सबका? ओके, कैसे लिखना चाहिए? मॉडल आंसर मैंने वैसे बुक के अंदर अच्छे से दिया है, उसी को पढ़ते हैं। द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट मीन्स राइट टू स्टॉपिंग द गुड्स आफ्टर द सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स। सो ये लिखना कीवर्ड जरूरी है, दैट सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स एंड गुड्स आर इन ट्रांजिट। ये दोनों वर्ड आना जरूरी है जब अगर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोल रहे हो। पार्टेड विद द गुड्स एंड गुड्स आर इन ट्रांजिट, ये दोनों कीवर्ड्स आना जरूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट अ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का आंसर। दूसरा, राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय अनपेड सेलर व्हेन ही हैज लॉस्ट द राइट ऑफ लीन। स्टॉपेज इन ट्रांजिट ही शुरू तब होता है जब राइट ऑफ लीन खत्म होता है, क्योंकि राइट ऑफ लीन कब तक है? जब तक सेलर के पास गुड्स है। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब है? जब गुड्स पोजीशन में ट्रांसपोर्ट के पास है। तो लीन जब खत्म होगा तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा। तीसरा, राइट इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर ओनली व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। बायर इंसॉल्वेंट हो गया है तो ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है। बोलो हाँ है ना, ये मैंने पहले भी बोला था। नीचे, द कंडीशन नेसेसरी आर बायर हैज नॉट पेड द ड्यूज, द सेलर डिलीवर्ड द गुड्स टू द कैरियर, losing right of lien, the buyer has become insolvent, the goods have not reached the buyer, they are in the course of एक बार ट्रांजिट। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन देनी पड़ेगी। अब इतना ही डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा बहुत चल जाएगा, इट्स ओके, पर बोलना पड़ेगा कि पार्टेड विद द गुड्स, राइट ऑफ लीन खत्म हो चुका है, गुड्स आर इन द ट्रांजिट एंड सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये चार चीजें तो बोलनी है। फिर केस डिस्कस किया है कि गिवन केस में गुड्स अथॉरिटीज ट्रक के थ्रू गुड्स ऑन हिज ट्रक भेजा है ऑलरेडी फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज एंड लोडेड द गुड्स ऑन हिज ट्रक। आफ्टर द रेलवे अथॉरिटीज रिसीव्ड द नोटिस फ्रॉम द सेलर बी टू स्टॉप द गुड्स, द बायर हैड बिकम क्या बोले एक बार? इंसॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रेलवे अथॉरिटीज कैन नॉट स्टॉप द गुड्स बिकॉज गुड्स हैड बीन नॉट इन द ट्रांजिट and who are loaded the goods on his truck in the agent as a buyer. That means railway authorities have given a possession of the goods by buyer. The transit comes to an end when the buyer or his agent takes the possession of goods. तो मुझे बताओ, गुड्स अभी ट्रेन में है या फिर ट्रक में है? ट्रक में, तो क्या ट्रांजिट वर्कआउट होगा? नहीं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सर नो। चलो अगला सवाल, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में पूछा गया है। सेम आंसर। ड्यूटीज ऑफ द अनपेड सेलर, ड्यूटीज ऑफ द अनपेड सेलर, डिस्कस द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। कितने राइट्स है अनपेड सेलर के? 3 अगेंस्ट गुड्स, 3 अगेंस्ट बायर। बोलो हाँ है ना। अगेंस्ट गुड्स क्या क्या? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल द गुड्स। इज इट वेरी क्लियर? अगेंस्ट बायर क्या क्या? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर डैमेजेस। बोलो हाँ है ना। ये सुनो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर क्या बोले एक बार? डैमेजेस, एंड सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन याद है कि स्टे ऑर्डर वगैरह लाना, उसके खिलाफ जाना, ये सुनो। तो ये सीधा सीधा आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो ये सवाल देखते हैं। जे द ओनर ऑफ फिएट कार वांट्स टू सेल हिज कार, फॉर दिस पर्पस ही हैंडेड द कार टू पी
A mercantile agent for sale at the price not less than 50,000. The agent sells the car for rupees 40,000 to A, who buys the car in good faith and without notice of any fraud. P misappropriated the money also. J sues A for the recovery of the car. Decide whether J would succeed. J ने फियाट कार को सेल करना था, उसने कार का पावर सेल करने का किसको दिया? P को. P को बोला था 50,000 में बेचना. P ने कितने में बेचा? 40,000. ऊपर से पैसा भी खा लिया, पूरा 40,000. अब J A से कार वसूलना चाहता है, क्या कर सकता है? बोलो हाँ है ना? नहीं, उसको पी को ऊपर ही केस करना पड़ेगा. ए ने गुड फेथ में अगर गुड्स परचेस किए हैं, नॉन ओनर से भी गुड फेथ में परचेस किया और नॉन ओनर इज ऑथोराइज एजेंट है, तो ऐसे केस में ए को गुड टाइटल मिलेगा, जो डैमेजेस है वो पी से रिकवर करना है. इज इट वेरी क्लियर? फॉर द मैटर मैं चाहूंगा इसका आंसर पढ़ के रखिए कैसा आ रहा है. गो फॉर इट फास्ट. कैनॉट रिकवर द कार फ्रॉम ए. समझ में आ रहा है आंसर? बच्चों बोलो हाँ है ना? पढ़ा सबने? आगे बढ़ूं मैं पक्का? चलो नेक्स्ट अच्छा वाला केस है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर. मिस्टर सैम्यूल एग्रीड टू परचेस 100 बेल्स ऑफ कॉटन फ्रॉम मिस्टर वरुण आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंट हिज मेन टू टेक अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स. They could pack only 60 bales. Later on there was an accident by fire. The entire stock was destroyed including 60 bales that were already packed. Referring to provision of Sale of Goods Act, explain as to who will be bear the loss. देखो Samuel agreed to purchase 100 bale of cotton from Varun. Agreement हो गया. Out of his large stock, his men to take a delivery. They could pack only 60 bale. 60 बेल पैक करके रेडी थे, ठीक है. लेटर देयर वॉज अ फायर इंसिडेंस और 60 बेल मिला के सब कुछ जल गया. अब मुझे एक बात बताओ, कौन लायबल है? 100 बेल्स परचेस करने थे, 60 रेडी है, तो क्या 60 के लिए सैम्यूल लायबल होगा कि सैम्यूल लायबल नहीं होगा? साठ बेल्स कुड पैक ओनली 60. लेटर देयर वाज ए इंसिडेंस बाय फायर और 60 के मतलब सब बेल्स जल गए, उसमें 60 बेल जो पैक करके रखे थे वो भी जल गए. तो हु इज लायबल? क्वेश्चन ये नहीं है सबके लिए कौन लायबल है, सबके लिए तो सैलरी लायबल है. बात है ये 60 बेल्स की, ये 60 के लिए कौन लायबल है? बायर या सेलर? बायर या सेलर? अब इस केस में अजम्पशन बेस्ड आंसर आएगा. गुड्स पैक करने के बाद भी एक चीज करनी होती है, डिलीवरी के लिए कम्युनिकेशन टू बायर करना जरूरी है. अब अगर हम यहां ये अज्यूम करें कि वरुण ने कम्युनिकेशन पैकिंग करके किया था, तो लाइबर कौन होगा? सैम्यूल. और अगर हम ये अज्यूम करें कि पैक करके रखे पर कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो डिलीवरेबल स्टेट पता ही नहीं चलेगा, तो लाइबल कौन रहेगा? वरुण. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो. ऐसा आंसर आपका आना चाहिए. अब इन्होंने क्या अज्यूम किया उसके ऊपर डिपेंड है, तो नीचे आंसर पढ़िएगा इसका. अच्छा, बेल सिलेक्ट किसने किए थे? ऐसा बोला है कि बेल सिलेक्ट किए गए थे? नहीं. हाँ, अगर सैम्यूल खुद बेल सिलेक्ट करके 60 बेल पैक करवा लेता तो सैम्यूल जिम्मेदार, क्योंकि उसने सिलेक्ट करके पैक करवा लिया ना. बोलो हाँ है ना? पर वो सिलेक्शन में रहा तो नहीं रहा, तो फिर तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है ना. अब इन्होंने देखो वही बोला है कि वेयर द बेल्स आर नॉट बीन सिलेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ बायर्स रिप्रेजेंटेटिव, in this case the property of the goods has not been transferred at all and hence for the all 100 bills कौन लायबल है बोले बाजू से? वरुण. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो. अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. राम सेल्स 200 बेल्स ऑफ द क्लोथ टू श्याम एंड सेंड 100 बेल बाय लॉरी एंड 100 बेल बाय रेलवे. श्याम रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ 100 बेल सेंड बाय लॉरी, बट बिफोर ही रिसीव्स डिलीवरी ऑफ द बेल सेंड बाय रेलवे ही बिकम बैंकरप्ट. कैन राम एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? अरे केस समझा क्या? राम ने शाम को 100 बिल सेल किए, 100 में से 100 लॉरी से भेजे, 100 ट्रेन से भेजे. लॉरी वाले पहुंच गए 100, ट्रेन वाले 100 बाकी है. क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया जा सकता है? इंसॉल्वेंट हुआ तो यस, बचे हुए 100 बिल्स के लिए किया जा सकता है, पर जो 100 ट्रांसफर हुए उसके लिए किया जा सकता है क्या? नहीं. इज इट वेरी क्लियर गाइस? नेक्स्ट अगला सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन.
Mr. D sold some goods to Mr. E for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods. On due date, Mr. E refused to pay for it. State the provision and the right as per the Sale of Goods Act. D गुड्स सेल किए E को 5 लाख रुपए के, 15 दिन का क्रेडिट. D ने गुड्स डिलीवर भी कर दिया बट E ने पैसा देने से मना कर दिया. तो D क्या क्या कर सकता है? दोनों चीज़ें कर सकता है. राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट, अच्छा गुड्स डिलीवर किया तो ना राइट ऑफ लीन है ना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, राइट टू यूज द गुड्स भी नहीं है. मतलब अगेंस्ट गुड्स वाले सारे राइट तो चले गए, बचा क्या अगेंस्ट बायर वाले? क्या क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डैमेजेस, इंजंक्शन. इज इट वेरी क्लियर? ये तीनों लिखने पड़ेंगे. इज इट? बोलो हाँ है ना. ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप सी है. चलो नेक्स्ट. हाँ ये वाला सब जन साथ में पढ़ेंगे. 1 2 3 बोलो क्या है. AB sold 500 bag of wheat to CD. Each bag contained 50 kg of wheat. AB sent 450 bag by road transport and CD himself took remaining 50 bags. Before CD receives a delivery of 450 bags sent by road transport, he become bankrupt. AB is still being unpaid. Stops the bags in transit. The official receiver on the CD's insolvency claims the bag. Decide the case. क्या क्लेम कर सकता है बैग? नहीं. स्टॉपेज इन ट्रांजिट में वर्क कर रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया, सब कंडीशन फुलफिल्ड है. नेक्स्ट वन. A agrees to sell certain goods to be on certain date on 10 days credit. The period of 10 days expired and the goods were still in possession of A. B has also not paid the price of the goods. B become insolvent. A refused to deliver the goods to exercise right of lien. क्या वो exercise of right of lien कर सकता है? हाँ. इंसॉल्वेंट हो या ना हो, right of lien तो भैया कभी भी कर सकता है अगर पैसा नहीं मिला तो. Is it very clear? Next is direct question. डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे ना, सब लिखवा के ही दिया है वैसे तुम्हें. नेक्स्ट वन अगला. 1 2 3 बोलो क्या है. ABC were joint owner of the truck and the possession of the said truck was with B. X purchased the truck from B without knowledge of A and C. Were also the owners of truck. Decide in the light of the provision whether the sale between B and X is valid or not. सेल बाय जॉइंट ओनर वैलिड होता है नहीं होता है? यस. जॉइंट ओनर में से कोई भी सेल करे जो सेल वैलिड है. अदर जॉइंट ओनर के अप्रूवल की जरूरत है क्या? नहीं. इज इट वेरी क्लियर? एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन. नेक्स्ट. X agreed to purchase 300 tons of wheat from Y of larger stock. X sent his men with the sacks and 150 ton of wheat were put into sacks. Then there was a sudden fire and entire stock was gutted. कितना लॉस बियर करेगा? पढ़ो एक बार क्वेश्चन. नहीं, अजम्पशन बेस नहीं है. एक्स ने मेन सेंड करके 150 टन पैक कर लिया है, सेपरेट करके 150 टन पैक कर लिया ना एक्स सेंड करके, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में भी आ गया एंड कम्युनिकेशन भी होगा क्योंकि मेन तो वही है ना, तो कम्युनिकेशन भी होगा. तो ले चल जाना चाहिए था, उन्होंने नहीं ले जा पाए. 150 के लिए लाइबल, 150 के लिए सेलर लाइबल. इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो यस और नो. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट सूरज वाला. रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है. सूरज सोल्ड हिज कार टू द सोहन फॉर 75,000. After inspection and satisfaction, Sohan paid 25,000 and took a possession of the car and promised to pay the remaining amount in next month. Later, Sohan refused to pay remaining amount on a ground that car was not in good condition. बोलो कैबिनेट एम्प्टोर लगेगा क्या? कैबिनेट एम्प्टोर लगेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा. हाँ, पर कोई ऐसा डिफेक्ट है जो नॉर्मल एग्जामिनेशन से पता नहीं चल सकता, जैसे इंजन डिफेक्ट वगैरह, तो उसके लिए कैबिनेट एम्प्टोर लगेगा क्या? नहीं. तो आपको दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे. दोनों, इस केस में दोनों लिखने पड़ेंगे बिकॉज उन्होंने बोला नहीं डिफेक्ट क्या है. तो ये लिखो कि इफ द डिफेक्ट वाज ऑब्जर्वेबल बाय कैबिनेट एम्प्टोर तो वही आप पैसा देना पड़ेगा. लेकिन इफ द डिफेक्ट इज इनहेरेंट, जो कैबिनेट एम्प्टोर में नहीं पकड़ा जाता है, उसके लिए वो पैसा देने की जरूरत नहीं. इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन. सब जन साथ में 1 2 3 बोलो क्या है. जे द ओनर ऑफ द कार वांट टू सेल हिज कार फॉर दिस पर्पज ही हैंडेड ओवर द कार टू पी. ये तो सेम पढ़ा था ना हमने, सेम आंसर. हाँ, मिस्टर जी वाला. रेडी? 1 2 3 साथ साथ में. 1 2 3 बोलो क्या है. मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टन प्राइस बाय इशूड द इनवॉइस बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डे. द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोडाउन ऑफ मिस्टर जी. द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर. Later on, the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving cash, Mr. G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. After 1 day, since Mr. H did not take a delivery of the goods, Mr. G kept the goods out of the godown in the open space. Due to rain, goods were damaged. बताओ कौन liable है?
केस पढ़ लो चाहिए तो वापस। जी ने एच को गुड्स बेचे, गुड्स पैक करके गोडाउन में पड़े थे, उसने एक एच के एजेंट को बोला कि भैया ले जा, एच ले नहीं गया और एच ने जी को बोला कि गुड्स ले जा करके, पर एच ने जी को बोला कि तेरे पास थोड़ी देर के लिए रख, तो जी ने ओपन स्पेस में रख दिए गुड्स, जगह नहीं होगी तो खराब हो गए, कौन लायबल, जी या एच? एच लायबल, क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में थे, कम्युनिकेशन भी हो चुका था, लेके जानी चाहिए थी, उसकी गलती है। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट वन, डी सोल्ड सम गुड्स टू ई फॉर 5 लाख ऑन 15 डेज का, हो गया है नहीं? चलो नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयड कंडीशन वारंटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। सेल बाय सैंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेल बाय सैंपल में कैवेट एम्प्टोर लगता है क्या बच्चों? नहीं लगता। इज इट वेरी क्लियर? चलो नीचे, मिसेस गीता वेंट ऑन अ लोकल राइस, वेंट टू लोकल राइस एंड व्हीट होलसेलर, asked 100 kg of basmati rice. Shopkeeper quoted the price as 125 per kg. Geeta instead insisted she would like to see the sample for the quality shopkeeper before she agrees upon the purchase. Shopkeeper showed her the ball of the rice as sample. Sample exactly correspond to the entire lot. Buyer examined the sample casually without noticing the fact, even though the same sample was that basmati rice, but it contained a mix of a long and short grains. The cook on the opening of the bag complained that the dish if prepared with this rice would not taste as same of the quality of the rice. कितना बड़ा केस बनाया है। Now Mrs. Geeta want to file a suit of fraud against the seller, alleging him selling a mix of the good and cheap rice quality. मुझे बताओ, जब सैंपल इंस्पेक्ट किया तो सैंपल में भी मिक्स राइस था क्या? बोलो हाँ है ना। अब सैंपल में मिक्स राइस था, उसने इंस्पेक्ट किया और सैंपल से गुड्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं बल्क, तो गीता कंप्लेन कर सकती है क्या? नहीं। इज इट वेरी क्लियर? उसकी गलती है कि उसको कुक का डिसीजन समझ में नहीं आया। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। ओके, इसको सॉल्व करना चाहोगे या फिर एक काम करो, इसको सॉल्व करो, ये रादर बेटर दिख रहा है। ठीक है, आपके 7 मिनट्स शुरू करते हैं यहां से। रेडी? 1 2 3 गो।
3 minutes. Last minute. Sheridan. फाइव फोर थ्री टू वन स्टॉप राइटिंग। ओके, केस समझ में आया? लिखते जमा। ओके, जैसे लिखते वक्त आपने ध्यान देना है, सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि भाई साहब बल्क क्वांटिटी से नॉर्मल क्वांटिटी अगर आपने सेग्रीगेट कर ली तो ऐसे सिचुएशन में सी सिंपल पहले आप मेंशन करो कैविएट एम्प्टोर क्या है, ठीक है, क्योंकि सेल बाय सैंपल कैविएट एम्प्टोर का एक्सेप्शन है। सो फर्स्ट पॉइंट में कैविएट एम्प्टोर क्या है, दूसरे पॉइंट में सेल बाय सैंपल इज ए एक्सेप्शन टू द क्या बोले एक बार उसे कैविएट एम्प्टोर। और ऐसे सिचुएशन में सैंपल बल्क क्वांटिटी से करस्पॉन्ड अगर कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पर करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। इज इट वेरी क्लियर? ये दोनों चीजें बोल के रखो। फिर आप एक्सप्लेनेशन के अंदर डिस्कस करो कि भैया जो सैंपल दिया उसके अंदर सेम गुड्स थे जो बल्क से करस्पॉन्ड कर रहे। अब ये तो परचेस करने वाले की दिक्कत है कि उसने सैंपल ठीक से चेक नहीं किया। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ऐसे केसेस में कैविएट एम्प्टोर वर्क कर सकता है अगर सैंपल से गुड्स मैच करते हैं तो। इज इट वेरी क्लियर? तो आपने आंसर कंक्लूड करना है। चलो नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने डैमेजेस वगैरह पूछे हैं। अगला, मिसेस जी ब्रॉट फॉरवर्ड अ tweed coat from P. When she used the coat, she got rashes on her skin and her skin was abnormally sensitive. But she did not make this fact known to the seller, that is Miss B. Mrs. G filed a case against the seller to recover damages. Can she recover the damages? नहीं कर सकती क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं था एंड कोट तो इजीली चेक करने लायक है, बोलो हाँ है ना, और ना ही उसने सेलर से कुछ कम्युनिकेट किया। नेक्स्ट वन, टी के ऑर्डर अ टिम्बर ऑफ 1 इंच थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू अ ड्रम्स, वही कैविएट एम्प्टोर।
The seller agreed to supply the required 1 inch. However, the timber supplied by seller varies thickness from 1 inch to 1.4 inch. Relied on the judgment of the seller, caveat emptor is applicable नहीं होगा. ठीक है, इस केस में कौन लाइबल रहेगा? सेलर. नीचे सर्टन गुड्स वेयर सोल्ड. आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन है कैविएट एम्प्टोर पे. एक तो कैविएट एम्प्टोर, नहीं तो एक्सेप्शन. कैविएट एम्प्टोर दूसरा है ही नहीं पूछने लायक. कंडीशन वारंटी भी कम पूछा है. ठीक है. सर्टन गुड्स वेयर सोल्ड बाय सैंपल टू ए टू बी, who in turn sold the same goods by sample to C and C by sample sold it to D. और बाप, ए ने बी को बेचा सैंपल पे, बी ने सी को बेचा सैंपल पे, सी ने डी को बेचा सैंपल पे. सबने सैंपल पे ही बेचे. द गुड्स वेयर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल. अगर गुड्स सैंपल के हिसाब से नहीं है तो अब बताओ. देयरफॉर डी हु फाउंड द डेविएशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सैंपल रिजेक्टेड गुड्स गिव नोटिस टू सी. सी sued बी, बी sued ए, एडवाइस बी एंड सी. बोलो क्या करना चाहिए? क्या सब लाइबल रह जाएंगे? खास क्वेश्चन, इसका आंसर पढ़ लीजिए थोड़ा. ठीक है. C can recover only damages from B and B can recover damages from A. For C and B it will not be treated as breach of implied condition, but A के लिए वो breach of implied condition माना जाएगा कि जो आपके सैंपल के कुछ से वो नहीं वर्क कर रहे. ठीक है. नेक्स्ट अगला. A person purchased a bread from the baker shop. The piece of bread contains stone in it. अरे बाप रे. Which broke buyer's tooth. आहा हा हा. What are the rights? मतलब इतना बड़ा था क्या? और दिखा भी नहीं. What are the rights available to the buyer against the seller? Obviously, dangerous nature of goods declare करना चाहिए. Seller otherwise liable है. R owns a two-wheeler which she handed over to her friend K on sale or return basis. After a week, K neither returned the vehicle nor made a payment. इंस्टेड शी प्लेज अ व्हीकल. प्लेज हो गया मतलब भाई साहब क्या आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया? यस. तो क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ. ठीक है. मिस्टर टी वॉज अ रिटेल ट्रेडर ऑफ द फैंस ऑफ वेरियस काइंड. मिस्टर एम केम टू हिज शॉप एंड आस्क फॉर एन एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन. टी शोड हिम डिफरेंट ब्रांड्स. मिस्टर एम अप्रूव्ड द पर्टिकुलर ब्रांड एंड पेड फॉर इट. अंडर अ ब्रांड नेम परचेस किया है. अंडर अ ब्रांड नेम परचेस किया तो कैविएट एम्प्टोर लगता है क्या? नहीं. एक्सेप्शन. The fan delivered to Mr. M's house. Later, opening the packet, found it was a table fan. अच्छा, एग्जॉस्ट फैन की जगह टेबल फैन आया. सेम ब्रांड का आया पर एग्जॉस्ट की जगह टेबल. कैविएट एम्प्टोर लगेगा क्या? नहीं लगेगा. यहाँ सेलर लाइबल होगा. एक खुद भी. ठीक है. डिस्कस वेदर इट इज राइट ऑफ रिफ्यूजिंग द एक्सचेंज. नहीं, रिफ्यूज नहीं कर सकते, आपको एक्सचेंज करके देना पड़ेगा. फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर केस स्टडी. The buyer took a delivery of 20 tables from the seller on the sale or return basis without examining them. Subsequently, he sold 5 tables to his customer. The customer lodged a complaint of some defect on table. The buyer sought the return of the table to the seller. Was the buyer entitled to return the tables? अगर उसने एग्जामाइन ही नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में गलती किसकी है? बायर या सेलर? बायर की. तो लाइबल कौन रहेगा? बोले एक बार. बायर. ठीक है. रफली अभी सभी क्वेश्चन हमारे नियरली हो चुके हैं. इसके साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आपका होता है क्या? बोले एक बार जो से खाता. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए. 3-4 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए. बाकी आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा. ओके. अब नाउ लास्ट थिंग, क्वेश्चन ईयर वाइज अपन ने मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए लास्ट प्लेलिस्ट और ये मिलके. ठीक है. रिवीजन वाइज भी आपको पूरा ब्रीफली रिवीजन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. कल से आई विल नॉट बी देयर बिकॉज कल से देर इज़ वन मोर बैच विच इज़ बिंग स्टार्टिंग. ठीक है. आपके अगर अब कोई सेशन लेना है तो आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हो क्वेरी नंबर के ऊपर कि ये सेशन या ये सेशन कैसा लेना है करके आप पूछो. अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड. और अगर मैं कोई अब सेशन लूंगा तो मैं यूट्यूब के ऊपर लूंगा. ठीक है. यूट्यूब पे मैं आपको टाइम नोटिफाई कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर और उसके ऊपर अपन सेशन अगर जरूरत पड़ती है तो. अदरवाइज फ्रॉम माई साइड आई हैव कंप्लीटेड नियरली एवरीथिंग. ठीक है. फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बोल सकते हो. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ या ना. चलो आज के लिए मैं इतना काफ़ी करते हैं. दिस ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक. टेस्ट सीरीज अगर दिया होगा, टाइम मैनेजमेंट वगैरह ठीक से किया होगा तो इट्स बेटर. ठीक है. 2-3 चीज़ें एग्जाम के लिए ट्राई कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. सबसे पहली चीज़, ड्यूरिंग अगले 10-12 दिन, ठीक है, जितने भी बचे हैं, ट्राई कीजिए कि सिर्फ पढ़ाई में रहिए, झगड़े ना किसी से. अगर किसी से झगड़ा भी होता है तो 2 सॉल्यूशन कीजिएगा. पहला, एक तो सॉरी बोल के निकल लो, भली गलती सामने वाले की हो, नहीं तो सीधा बॉम्ब ही फोड़ दो, मतलब किसी का कुछ हो ही ना पाए. ठीक है. बेटर है कि गलती मान के आप निकल लो. दूसरी बात, एग्जाम लिखने के बाद, पेपर होने के बाद किसी से कोई बात ना कीजिए. अगले पेपर की प्रिपरेशन कीजिए, पेपर अच्छे से दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग,
नॉर्मली बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, रिवीजन वगैरह करते हैं, तो उस वक्त ये करते हैं कि बार बार वही चीज़ें पढ़ते जो उनको याद है। अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, हर एक सब्जेक्ट उठाइए, एटलीस्ट लॉ उठाइए और हेडिंग रीड करके, सिर्फ चैप्टर में हेडिंग रीड करके डिसाइड कीजिए कि आपको क्या याद नहीं है। उन चीज़ों को अब भी मार्क करके रखिए कि आपको क्या क्या याद नहीं है, एंड लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ वही चीज़ों को रीड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको बार बार पढ़ोगे, जैसे कैविएट एम्प्टोर तो उनको पता है, तो उसको पढ़ के फायदा नहीं है। तो आप कैविएट एम्प्टोर में आपको कौन सी एग्जैक्ट चीज़ याद नहीं आ रही है या कौन से लिख नहीं सकते, उसको मार्क कीजिए। इससे आपका एक लास्ट 24 आवर का शीट बनेगा। एक बार ये बन गया तो आप उसी को लास्ट 24 आवर में रीड कीजिए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो हाँ है ना। अगले 1-2 दिन के अंदर आई विल ट्राई कि मैं जैसे कंपनीज एक्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बता दिए, वैसे एक PDF लॉन्च करूंगा या वर्ड फाइल लॉन्च करूंगा जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करके रखूंगा जो आपने पढ़नी चाहिए एग्जाम के 24 घंटे के अंदर। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, वो पढ़िएगा, तो हो सकता है उसमें से कुछ सवाल आपको आ जाए। ठीक है, चलो इसके लिए आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, दौर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।